and I'm happy that you are giving a big response to the ideas, the literature, and the analysis I'm making to make you prepare to face the examination, that is UPSC or other provincial examination. आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया जो आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनते हैं. Topic of today is troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes. How? 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सिविल सर्विसेज IAS के एग्जामिनेशन. We will take whole of the atmosphere and its layers and significance. Climatology or meteorology, what you call it, जलवायु विज्ञान या मौसम विज्ञान, ये बहुत नज़दीक टर्म्स हैं. मैं एक्सप्लेन करता आगे बढ़ता जाऊंगा. एटमॉस्फेयर is simply an envelope of air, gases, encompassing the earth planet. वायुमंडल एक लिफाफे की तरह से पृथ्वी को चारों तरफ घेरे हुए है और ये और कुछ भी नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. इसके अलावा जो भी कुछ आ जाता है उसको हम इम्प्योरिटीज में डाल देते हैं, चाहे कार्बन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अदर पोल्यूटेंट हैं. उनको कुछ टर्म्स आएंगी यहाँ पर, उनको एक्सप्लेन बीच में करते जाएंगे. सीधे अगर आप ये देखें पृथ्वी के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर, लाइफ कैसे संभव हो सकता था? लेयर्स में अलग अलग लेयर्स लेंगे और क्योंकि अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, बार बार वो चीज़ आती रहेंगी और बात करेंगे. सीधे सिर्फ 5-7 लाइन लिखने के बाद मैंने पहले बता दिया, एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखकर ही सीधा आपको पकड़ना, टाइम की बड़ी दिक्कत होती है. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में वी डिवाइड troposphere, tropopause, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. सबसे पहले लेते हैं हम ट्रोपोस्फियर. ये सबसे नीचे वाला लेयर है और जितने भी वेदर के, जितनी भी मौसम की गतिविधियां होती हैं वो यहीं पर होती है. दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. चाहे तापमान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे क्लाउड है, चाहे ओले गिर रहे हैं, एयर मूवमेंट है, सब कुछ इसी में होता है. यानी मौसम की जितनी भी गतिविधियां हैं वो यहीं पर होती है और ये बिल्कुल अर्थ के साथ चिपका हुआ है. और इसकी जो हाइट है
ये जरूर लिख दें अप टू 12 किलोमीटर्स तक, 12 किलोमीटर तक है। यहाँ एक छोटा सा लेयर और आ जाता है जिसको ट्रोपोपोज कहते हैं, घटता बढ़ता रहता है और बहुत सारी किताबों में ट्रोपोस्फियर में ही कवर कर दिया जाता है इसको। सो 8 to 12 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ और सभी पूरी क्लाइमेटोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ट्रोपोस्फियर है। दूसरा जो स्फीयर है स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटो समताप मंडल, और इसी में एक बड़ी चीज आ जाती है, ओजोन लेयर भी इसी में है, 12 से 50 किलोमीटर तक है और इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है वो है ओजोन लेयर भी इसी में स्थित है और ओजोन गैस है वो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन से आती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम ये इसी स्फीयर में हो जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। पर बहुत सारी ऐसी किरणें हैं। यहाँ एक कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे अलग से टॉपिक है इंसोलेशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंसोलेशन, इनकमिंग, इन सोलर इज सोलर, सन इज रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सूर्य से जो ऊष्मा रेडिएशन के थ्रू आती है उसको इंसोलेशन कहते हैं। ये एक कंसेप्ट। दूसरा एक और आएगी टर्म, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट, इसको भी बताना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पर सेकंड जितनी सोलर ऊर्जा आती है आउटर एटमॉस्फेयर में उसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सन से जो आती है ऊर्जा वो रेडिएशन से आती है। देखिए हीट का मूवमेंट के 3 तरह से करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन इज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, जैसे लोहे की छड़ को गर्म करते हैं, एक किनारा करते हैं, धीरे धीरे एंड तक गर्म हो जाती है। कन्वेक्शन करंट की तरह से ऊपर से नीचे, जैसे पानी उबलता है किसी बर्तन में वो करंट्स बन जाते हैं, वो कन्वेक्शन है। ये मोमेंट ऑफ एयर में भी मिक्सिंग में इसी तरह से टेम्परेचर फैलता है, स्प्रेड करता है। रेडिएशन डायरेक्ट सोर्स से और एंड तक रेडिएशन से आते हैं और ये वेव से आता है, दिस इज नोन एज रेडिएशन। सन से जो हमारे पास आता है ऊष्मा उसको इंसोलेशन कहते हैं। वो रेडिएशन से आते हैं, वो सेकेंडरी वेव्स होती है और सरफेस के साथ जहाँ टकराने के बाद वो प्राइमरी वेव्स में बदल जाती हैं। एटमॉस्फेयर एक ग्लास हाउस की तरह से काम करता है, कांच का बहुत बड़ा जैसे बर्तन हो। किरण जो आ गई है रेज वो अर्थ से टकराने के बाद या पार्टिकल्स प्राइमरी वेव्स में बदल जाती है और फिर नीचे से धीरे धीरे एटमॉस्फेयर गर्म होता जाता है। इसको हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। आपको समझ आ गई होगी इंसोलेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोलर कांस्टेंट भी मैंने यहाँ पर बताया। इसके बाद मेसोस्फीयर आ जाती है। ये 50 to 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसका एक बहुत बड़ा काम है, जितने भी आकाश से मीटियोर्स आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, वो यहीं पर बर्न होकर खत्म हो जाते हैं। ग्रेविटेशन एक बड़ा फैक्टर है। अर्थ की जो ग्रेविटेशन है, इस ग्रेविटेशन से ही जो आपका एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ चिपका होता है,
इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस। हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस, बहुत सारी फोर्सेस काम करती रहती हैं। जिस तरह से अब सैटेलाइट आया था जो अर्थ से हमने भेजा था, जैसे सुनीता विलियम्स आई थी जो एटमॉस्फेयर में आया, तो उन्होंने अपने क्या किए थे, सैटेलाइट से बाहर उन्होंने छाते की तरह से चीज़ें खोल दी थी ताकि उनका जो आ रहा था विमान वो रुकावट से उसकी स्पीड कम हो सके, फ्रिक्शन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नहीं तो अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती तो बर्निंग हो सकती है फ्रिक्शन के साथ। अगला जो लेयर आता है उसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। ये 80 to 700 किलोमीटर तक है। और यूरोरा जो एक इफेक्ट आता है वो भी यहीं पर आता है, रंग बिरंगी किरणें बन जाती हैं यहाँ पर। और इसके बाद आखिर में आता है एग्जोस्फीयर जो लगभग 700 to 10,000 किलोमीटर और उसमें स्पेस में एक तरह से पेनिट्रेट कर जाता है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी बुक की स्पॉट और एक डायग्राम हाइट दिखा देंगे और सब या गोला बना के सबका दिखा देंगे लोग। आप यहाँ बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है और वो है, चाहे आप ये कहेंगे चाहे इसमें पूछ रखे है ट्रोपोस्फियर के बारे में या एटमॉस्फेयर का सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने पहले बताया कि एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप ऑफ एयर, और एयर में यहाँ आप एक डायग्राम बना देंगे, एक व्हील डायग्राम, और व्हील डायग्राम को इसमें इस तरह से आप गैसेस का हिस्सा 78% लगभग नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है और कुछ और गैसेस हैं, ऑर्गन है, हाइड्रोजन है, थोड़ा अमाउंट इनका। ये व्हील, दिस इज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बैलेंस बना रहना चाहिए। यहाँ मैं एटमॉस्फेयर के 6-7 उपयोग बताऊंगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, और यहाँ ट्रोपोस्फियर कह रखा है वो भी एक ही बात है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस। सभी का अक्रेंस एटमॉस्फेयर में होता है, चाहे क्लाउड है, रेन है, हेल स्टॉर्म्स है, चाहे बर्फ गिरती है, ऑल काइंड ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस अकर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। ये अगर सीजन रिदम है, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट का काम है, कितना रेडिएशन आ रहा है, सारा का सारा ये काम वेदर कंडीशंस हैं, ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही हैं। द बिगेस्ट कंट्रोलिंग फैक्टर इज एटमॉस्फेयर। नंबर 2 आपने नंबर, हालांकि दोनों लिंक है। एटमॉस्फेयर इज ए वेरी बिग इंजन टू डिस्ट्रीब्यूशन द थर्मल कंडीशंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एटमॉस्फेयर थर्मल कंडीशंस को कंट्रोल करता है। जैसे एक जगह बहुत ज़्यादा तापमान है और हवा चल के दूसरी जगह रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। यहाँ एक और भी दूसरा इंजन नंबर 3 पे आप डाल देंगे। एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो ए बिग इंजन जो मॉइस्चर को, पानी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बार बार आप दे रहे हैं। मॉनसून का एग्जाम्पल है जो अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशन से मॉइस्चर उठाकर हिमालय के ऊपर रख देता है। कितना पावरफुल इंजन है। इसी तरह से
नंबर 3, जो करंट्स हैं, पानी के अंदर पानी जो चलता है उसको हम करंट कहेंगे, ओशन करंट्स। समुद्र के अंदर से भी ये समझो कि रिवर्स बहती हैं। ये तकरीबन 2 हिस्सों में बांट देते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गर्म पानी की करंट चलती है। इसका सबसे बड़ा है गल्फ स्ट्रीम का उदाहरण है। अगर गल्फ स्ट्रीम के ऊपर से जो हवा चलती है वो भी गर्म हो जाती है। और इसी कारण से जो यूरोप का कोस्ट है, खासतौर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ फिनलैंड है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, यहाँ पर क्यूरोसिवो और क्यूराइल 2 करंट है, लिख देना आप लोग। जापान के पास भी वो भी यही काम करती हैं। ये इनका एग्जाम्पल, करंट्स के ऊपर से पानी जब जाता है तो वो वही कंडीशंस एक्वायर कर लेता है। तीसरा, ऑल वेदर एंड सीजन्स का काम एटमॉस्फेयर करता है, एंड इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर होने से लाइफ है। ह्यूमन का तो सर्वाइवल है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट लाइफ है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बायोमास ही नहीं होता। और इसमें भी टेम्परेचर और मॉइस्चर की कंडीशंस हैं, वो एटमॉस्फेयर डिटरमिन करता है। अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर की कंडीशंस बदल जाते हैं। यहाँ एक और बात बहुत ही जरूरी आप लिखेंगे, अल्टीट्यूड, फैक्टर ऑफ अल्टीट्यूड। हायर वी गो द कूलर इट इज। जितना ऊपर जाते जाते हैं रिलीफ में तो ठंडा होता जाता है। इस ठंडे की वजह से क्या होगा, एनिमल्स का बिहेवियर बदल जाएगा, वेजिटेशन अलग हो जाएंगी। सो द वेरिएशन इन द लैंड मास, द वेरिएशन इन वेजिटेशन, द वेरिएशन इन एनिमल लाइफ इज ऑल्सो ड्यू टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर। ये लाइन लिख देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। एक और बड़ी बात, एक बड़ा इंजन और भी है एटमॉस्फेयर का काम। जैसे हम पोल्यूटेंट डाल देते हैं बहुत सारे, हाइड्रोकार्बन से डस्ट हो जाती है बहुत सारे। जब हवा चलती है तो सब कुछ उठा के दूसरी जगह से और रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिसाइकलिंग कर देती है और बारिश हो जाती है। यानी जब बारिश हो जाती है तो सारा पोल्यूशन खत्म, एब्जॉर्ब करके सब कुछ नीचे आ जाता। जैसे हमारे महानगरों का है, सर्दियों में जैसे हवा नहीं चलती तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, दिल्ली के आसपास, दिवाली के आसपास। जो ही बारिश होती है सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तो एटमॉस्फेयर इज द बिगेस्ट स्वीपर ऑल्सो। सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थ के ऊपर सफाई करने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो एटमॉस्फेयर ही है। ये बात ज़रूर लिख देंगे आप लोग। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के ऊपर आती और झुलस देती, उनको ओजोन लेयर में सोख लिया जाता है और हमको रहने के काबिल अर्थ बनाया जाता है। अर्थ पे लाइफ इसलिए है क्योंकि एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में भी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर में एक आ जाता है, छेद हो गया, अंटार्कटिका के आसपास ऊपर है, अब तो छेद थोड़ा सा उभरने भी लग गया। ये बड़ी चीज़ थी और इसके ऊपर बड़ा बहस भी होती है। क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर भी ये बात आती है, ओजोन लेयर। सो उसके लिए यही कहा था कि एफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होने चाहिए, डिफोरेस्टेशन ना हो, ये छेद भरना जरूरी है। अमंग डिफरेंट लैंडस्केप्स आप देखेंगे एटमॉस्फेयर के, वेदर की और क्लाइमेट के कंडीशंस अलग अलग हैं। और इसी के कारण डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन एंड लाइफ, वाइल्ड लाइफ पर्टिकुलरली, ग्रेसिस हैं, मोलेसिस हैं, बड़े प्लांट्स, ये जितने भी एरिड रीजन में बारिश कम होती है वहाँ पर थोर्नी श्रब्स हैं, कहीं सुंदरबन का डेल्टा में मैनग्रूव्स हैं,
हाई अल्टीट्यूड के ऊपर आपके अल्पाइन है। इट इज ओनली ड्यू टू द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दैट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा योगदान है इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, ये जरूर लिखेंगे। आदमी की जितनी एक्टिविटी है, जितनी भी एक्टिविटी है, उनके वो वेदर के साथ, इवन देयर लाइफस्टाइल्स, देयर ड्रेस, देयर हाउसेज, देयर हैबिटेट, देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें किसके साथ जुड़ी हुई हैं? क्लाइमेट के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड क्लाइमेट इज डिटरमिन्ड बाय द एटमॉस्फेयर कंडीशन, इज अ फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशंस। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो दिखाई भी नहीं देती आप लोगों को। एक फोटोसिंथेसिस यहाँ पे भी लिख देंगे। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जिस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और वही भोजन हम खाते हैं, ये प्रोसेस किस में होगा? जब ऊपर से सनरेज आती है और एटमॉस्फेयर से जो भी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ी हुई है या दूसरी से, ये चीज भी। नाइट्रोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजेनिक जिस तरह से फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है, जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स बार बार लड़ चला के फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूमिनस जैसे क्रॉप्स करती हैं, यानी खाद का भी काम करता है। एग्रीकल्चर में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूट्रिशन, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हैं। बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। और वही है बात कि एटमॉस्फेयर में हमको ठीक रखने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए कुछ हमारे ड्यूटीज भी बन जाती हैं। और ड्यूटीज सबसे ज़्यादा है, डोंट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, पोल्यूटेंट ना फैलाएं, कुदरत के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। जैसे एसिड रेन होना, इतना बहुत ही ज़्यादा आप कोई चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर जाते हैं तो वहाँ एसिड रेन शुरू हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की भी एक कंसेप्ट आ जाती है यहाँ पर कि इतना ज़्यादा आप हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं तो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और उससे कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ज़्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है, हमको एक हिसाब से ही रहना चाहिए, एक तरतीब और हिसाब जैसे कुदरत में है वो रहना चाहिए। मौसम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप में लाइटर साइड ऑफ द लाइफ कभी समय मिले तो संजीव कुमार की मौसम एक फिल्म है, उसको ज़रूर देख लें। दिल ढूंढता है फिर वही गाना है, बड़ा अच्छा, गुलजार का लिखा हुआ। और पाकीज़ा में मीना कुमारी का मौसम है आशिकाना, और धर्मेंद्र के ऊपर भी बहुत अच्छा बात हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, मुमताज़ और धर्मेंद्र जी दोनों के साथ अच्छा एक गाना। आप लाइटर साइड ऑफ द लाइफ को ज़रूर रखें, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काम करता है। मैं फिर वही बात रिपीट कर देता हूँ, आपने लेयर्स बता देने हैं। लेयर्स में बड़ा सिंपल है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, सबकी हाइट लिख देंगे। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में जो गैस हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड सम अदर, ये व्हील डायग्राम बना देंगे। एक बार बार ये लिखने की ज़रूरत है कि हायर वी गो, अल्टीट्यूड की बात, हायर वी गो द कूलरिटीज, यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं अल्ट्रावायलेट रेज को, इसको भी ज़रूर लिख देंगे आप। इंसोलेशन का नाम ज़रूर लिख दें, इनर कमिंग सोलर रेडिएशन जितना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर में जो छेद है इसका नाम इसका ज़रूर जिक्र करेंगे। ये एंटार्क्टिका के पास ये नुकसान हो गया और एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी भी है। अर्थ को नाइट टाइम के, दिन में एनर्जी रहती है, दिन में सूरज रहता है, अर्थ को नाइट में वार्म रखने का काम ये एटमॉस्फेयर करता है। री रेडिएशन अर्थ से होती है
और एटमॉस्फेयर रोक देता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर गर्म होता है, इसीलिए हायर बिको द कूलर इट इज है। और एटमॉस्फेयर एक बफर जोन है, बफर जोन अर्थ में और आउटर जो स्पेस है उसके बीच में हमको प्रोटेक्शन का एक बफर जोन है, इसको जरूर प्रोटेक्टिव बफर जोन है एटमॉस्फेयर। ये जरूर एक बात ये जरूर है, एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप, और हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस की वजह से अर्थ के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जरूर लिख देंगे। एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं और सनलाइट में प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वही एनिमल लाइफ वो करेंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में ये भी लिखेंगे, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको ये डिटरमिन करता है, और वैरायटी ऑफ क्लाइमेट और वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशंस की वजह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ है वो है। एटमॉस्फेयर पोल्यूशन में लिखेंगे कुछ वोल्केनिक हो गया, कुछ आदमी का ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, हाइड्रोकार्बन का ज़रूर लिखेंगे। और 10वां, इसको हमको बचाना भी ज़रूरी है। जो एसिड रेन्स हैं उनको रोक देना है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, हमको अपने ग्लेशियर हैं वो अगर ज़्यादा मेल्ट हैं उनको बचाना चाहिए। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ग्लेशियर, नहीं तो ओशंस का सरफेस ऊपर उठ जाएगा। ये सब कुछ बातें लिखते हुए आप लोग इसको एटमॉस्फेयर के जो लेसन्स हैं इसमें ज़रूर लिखेंगे। जो द लाइफ ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एनवेलप ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक तरह से हमारा प्रोटेक्टिव कवर है, एक थर्मस का काम करता है। एटमॉस्फेयर वर्क्स एज ए थर्मस, और सबसे बड़ा इंजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर का सबसे बड़ा इंजन एटमॉस्फेयर है। कुदरत ने हमको कितनी बड़ी चीज़ दी है, कितनी सौगात दी है। ठीक है, मेरा ख्याल आप लोग इसके साथ जस्टिस कर देंगे, लिख देंगे आप लोग। आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉपिक्स जो पिछले आए हुए हैं उनको कर रहे हैं। जो डिग्री और पीजी में ज्योग्राफी का जितना सिलेबस है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आप लोगों का जो मिल रहा है प्यार वो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग खुश रहें, मेरा मौला आपकी मदद करेगा। नमस्कार।